सो है गाइस, स्वागत है आपका इस पैरस प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आई थिंक हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट 1 जो जिसमें हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किए थे, और सेकंड है यूनिट 2 जिसमें हम लोगों ने एचटीएमएल पूरा पार्ट कंप्लीट किया, और जो हमारी थर्ड यूनिट थी सीएसएस। तो इस पर हम लोगों ने सारी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट मतलब जो भी आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सब चीज़ हम लोगों ने ऑल ओवर सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो यहाँ तक आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है या फिर पीडीएफ या नोट्स को एक्सेस करने में दिक्कत होती है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है आपको, और जो भी हमारे सब तरफ से हेल्प हो सकेगी वो हम लोग करेंगे। या फिर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि हम टेलीग्राम से पीडीएफ को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिक्स हैं, सेमेस्टर वाइज अलग अलग, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, तो इस कारण भी आपको मुश्किल देखने के लिए मिल रही है कि हम पीडीएफ पर नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जो आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सअप ग्रुप की, तो वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले ओनली स्टूडेंट। तो वहाँ से पीडीएफ आपको और वीडियो लेक्चर एक ऑर्डर वे में मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, एचटीएमएल सीएसएस हम लोगों ने पूरा ऑल ओवर पॉइंट सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और अब यहाँ पे जो हमारा बात आ जाता है वो है यूनिट 4। तो यहाँ से हम यूनिट 4 अपना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में आप लोगों को बता दूं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ये ऐसी एक लैंग्वेज है कि इसमें फ्रंट एंड भी हम कर सकते हैं और बैक एंड भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना सीखा एचटीएमएल की हेल्प से और उसमें सीएसएस इंप्लीमेंट की। अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉजिक बिल्डिंग करेंगे। कैसे? लॉजिक बिल्डिंग का मतलब क्या है, यहाँ से समझते हैं। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ह्यूमन का नॉर्मल सा कार्टून, और इसका साइज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पूरा कार्टून यहाँ पे बना रहे हैं। ये तो ये हमारा, हमने इसे क्या नाम दिया, HTML। क्या नाम दिया? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कलर इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और यहाँ पे मैंने CSS बना दी, मतलब इस HTML का जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया था उस पर हम लोगों ने क्या कर दिया, CSS इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा। ठीक है, CSS प्लस HTML। अब जो हम बात करने वाले हैं वो जावा स्क्रिप्ट की बात करने वाले हैं, मतलब इसमें लॉजिक। अब जो भी सारी चीज़ें इसमें होंगी, हम कोई बटन प्रेस करेंगे तो बटन को प्रेस करते ही कुछ दूसरा लॉजिक परफॉर्म हो जाए, या फिर इस यहाँ पे देखे होंगे स्लाइडिंग विंडो, और कोई वेबसाइट आप लोग ओपन करेंगे तो वहाँ पे इमेज अपने आप स्लाइड होती रहती है ना, जूमिंग इफेक्ट। ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं? ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रही हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, HTML तो पढ़ते ही हैं, फिर CSS उसमें कलर या फिर डिजाइनिंग के लिए भी हमारी वेबसाइट और भी अट्रैक्टिव लगे, फिर उसके साथ साथ हम जावा स्क्रिप्ट भी इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लॉजिकल परफॉर्म हो, लॉजिक परफॉर्म हो। जैसे कि अभी देखो इनके हाथ जो हैं नॉर्मल सिंपल ऐसे, समझ पा रहे हैं ना। अब मैं इसमें लॉजिक जावा स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट कर देता हूँ, तो फिर देखिए अभी ये नॉर्मल इनके जैसा है, मैंने इसमें जावा स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट की जी। तो तीनों डिफरेंस आप लोग देखिए, ये नॉर्मल है, HTML हो गया, इसमें CSS इंप्लीमेंट की, कलर हो गया। अब जो यहाँ पे बना HTML प्लस CSS प्लस जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे विजुअल होगा। तो यहाँ पे इतने सारी चीज़ें हो गई हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो तीन चीज़ हमारी इस सब्जेक्ट में यूनिट वाइज डिवाइडेड है, वरना ये वेब डेवलपमेंट में एक साथ ही आ जाता है कि जो वेब डेवलपमेंट आपका कोर्स होता है उसमें सारी चीज़ें एक साथ ही मिक्स रहती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम आज से क्लास स्टार्ट होने वाली है वो हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसमें वीडियो लेक्चर अटेम्प्ट करने हैं, और जितनी भी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएँ और उनके जो भी उनके बारे में बताया जाता है कॉन्सेप्ट के बारे में, उन्हें आपको ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करनी है। मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम देने वाला लैंग्वेज हमारी टाइम देने वाली लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा यही जावास्क्रिप्ट है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि जावास्क्रिप्ट रियल में किसने बनाई है और इसका मतलब क्या है डायरेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि थ्योरी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे थ्योरी आपको लिखनी पड़ती है, वरना मैं ऐसे ही आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ और वहाँ पर इन सब लैंग्वेज के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन आपको थ्योरी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो थ्योरी आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं
और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ थ्योरी में लिखा है, ठीक है ना। तो जावा स्क्रिप्ट, और मैं इसका थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक। जावा स्क्रिप्ट यह लैंग्वेज एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। कौन सी? क्लाइंट साइड। अब क्लाइंट साइड लैंग्वेज का मतलब क्या है, और एक दूसरी लैंग्वेज होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो दो तरह की हमारे यहाँ पे लैंग्वेज होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दोनों में डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इन दोनों लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है, तो हम आगे बात करने वाले हैं। बस यहाँ पे आपको बस एक तरह से ओवरव्यू समझना है कि जावा स्क्रिप्ट ये लैंग्वेज एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मीन्स HTML लैंग्वेज के साथ किया जाता है। मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट हमारी लैंग्वेज है, ये HTML के साथ लिंक करके हम पढ़ने वाले हैं। जैसे HTML के साथ हम CSS को लिंक करते थे, वैसे ही हम अब CSS और HTML तो लिंक हो ही चुके हैं, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उसमें जावा स्क्रिप्ट भी लिंक करके मतलब इंप्लीमेंट करके ही पढ़ेंगे। बिना HTML के हम जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकते अलग से, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यह लैंग्वेज एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल HTMल के साथ किया जाता है। सिंपल। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का आविष्कार मतलब किसने डेवलप किया? ब्रेंडन ईच ने 1995 में किया था। ये लैंग्वेज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रेरित है। मतलब कि ये किसके हेल्प से, मतलब किसके प्रेरित हुई है, वो किससे प्रेरित हुई? जावा लैंग्वेज से। लेकिन ये जावा और जावा स्क्रिप्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि जावा और जावा स्क्रिप्ट आपकी सेम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आपको माइंड से अपने निकाल देनी है। लेकिन उससे ये प्रेरित है ना, कि किसी को देख के हम कुछ सीख रहे हैं, ऐसा होता है ना, तो वही चीज़ हम उससे प्रेरित हो रहे हैं। तो वैसे जावास्क्रिप्ट क्या है? जावा से प्रेरित है। जावास्क्रिप्ट का पहला नाम जो पहले पढ़ा था, मार्क एंडरसन ने मोका रखा था। क्या रखा था? मोका। मार्क एंडरसन ने ये नेटस्केप के फाउंडर हैं, और उसी साल में उसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा गया, और बाद में दिसंबर 1995 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा उसका नाम जावा स्क्रिप्ट रखा गया। तो ये इसके जो बेसिक है, एक हिस्ट्री के बारे में समझें तो एक तरह से ओवरव्यू ये इसकी हिस्ट्री है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि हिस्ट्री आपके कोडिंग में कोई यूज होने वाली नहीं है, लेकिन एक थ्योरी बेस पे अब जिस लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ये समझा दिया। इसमें कोई रटना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक तरह से बस इसे रीड कर लेना, समझ जाना है, सिंपल है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट हम सीखें क्यों। एक तरह से मैंने तो आपको बता दिया कि जावास्क्रिप्ट इसके लिए यूज होती है, लॉजिक परफॉर्म करने के लिए, हम बटन प्रेस करें कुछ ये हो चीज़ हो जाए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना तो हम लोगों ने इसके हिस्ट्री के बारे में समझ लिया कि किसने डेवलप किया था और कब इसका नाम चेंज किया गया, पहला नाम क्या था और किसके साथ इंप्लीमेंट की जाती है। तो इतना तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब क्यों इसको हम क्यों सीखे भाई? बिना इससे सीखे बिना हम काम नहीं कर सकते क्या? HTML CSS से ही अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते? तो बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन है, और अब उन क्वेश्चन का जवाब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाई वी लर्न जावास्क्रिप्ट, हमें जावा स्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट इज अ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इवेंट का यहाँ पे मतलब क्या होता है? जो हमारे जावास्क्रिप्ट है वो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसका मतलब क्या है रियल में? इवेंट का मतलब होता है क्लिक। आप लोग माउस का यूज करते हैं, अब माउस में दो बटन होती है और एक स्क्रॉल वाली होती है। तो दो बटन जो होती है लेफ्ट और राइट में, तो वहां पे हम क्लिक करें तो कुछ लॉजिक परफॉर्म हो जाए। जैसे कि हम कोई हमारा वेब पेज बना हुआ है, अब उस पर हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा लॉजिक परफॉर्म हो जाए, और लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा लॉजिक परफॉर्म हो जाए, स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ और हो जाए। तो सारी चीज़ों में हम लॉजिक लगा देते हैं, इसलिए हम इसे बोल देते हैं इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? इवेंट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, अगर हम क्लिक कर देते हैं तो कुछ उसमें लॉजिक परफॉर्म हो जाए, या फिर हम क्लिक करते ही कुछ भी मान लो कलर चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करते ही किसी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, है ना, और इमेज मान लो मूव करना चाहते हैं क्लिक करते ही, तो सारी चीज क्लिक करते ही सारी चीजें हो जाए, तो हम उसके लिए लॉजिक पहले बिल्ड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो वहाँ पे इफ एल्स वाली कंडीशन लगेंगी, वो सारी जो कंट्रोल स्टेटमेंट है हम लोग आगे आने वाले लेक्चर पढ़ेंगे। तो जैसे क्लिक हो गया, अब हम चाहते नहीं डबल क्लिक। अब किसी इमेज में हम लोगों ने डबल क्लिक कर दिया, या फिर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में दो बार क्लिक कर दिया ऐसे, तो उसमें कुछ लॉजिक परफॉर्म हो जाए। तो ऐसा कुछ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। राइट क्लिक, माउस ओवर। माउस ओवर का मतलब क्या है? आप लोग देखते होंगे अमेजोन जब भी हाँ अमेजोन में शॉपिंग करने गए होंगे, जो भी कुछ भी हम परचेस करते हैं, तो वहाँ पे जो भी इमेज लगी होती है ना प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे जैसे होवर करते हैं तो जूम होकर राइट साइड में दिखने लगती है पूरा जो इमेज है, जो किसी प्रोडक्ट है जूम होकर राइट साइड में दिखने लगती है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? होवर कर रहे हैं अपने माउस को। तो होवर करने के बाद हम क्या इफेक्ट देख सकते हैं, वो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं? वो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से ही कर सकते हैं। तो राइट क्लिक हो गया, माउस ओवर, माउस आउट। अब यहाँ पे हमने माउस यहाँ पे तो पॉइंट किया हुआ है, अब जैसे इस टेक्स्ट से बाहर निकले तो कुछ और लॉजिक परफॉर्म हो जाए, कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, तो इसको बोलते हैं माउस आउट। ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप आप लोग देखते होंगे, यहाँ से
किसी फोल्डर पर क्लिक किए और उससे उठा के दूसरे फोल्डर ओपन कर देते हैं। जैसे कि हम कोई फोल्डर बनाए हुए हैं, फाइल जिसमें कोडिंग करते हैं वही फाइल बनाए हुए हैं, उस फाइल को हमने ड्रैग किया और जो VS कोड है, एडिटर है, उस पर जाने को ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही कुछ और लॉजिक परफॉर्म हो जाए। तो इस तरह की सारी क्या है, हमारी इवेंट है। इन सबके इवेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस जावास्क्रिप्ट के अंदर। की प्रेस, जैसे कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो कुछ और परफॉर्म हो जाए। की अप, लोड, लोड का मतलब जैसे यहाँ पे वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश क्लिक करते ही कुछ यहाँ पे पॉपअप बॉक्स खुल के आ जाए कि ये लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है अगर रिफ्रेश कर रहे हैं फिर। तो ऐसा कुछ लोड के टाइम पे भी हम लॉजिक लगा सकते हैं। अनलोड, रिसाइज और स्क्रॉल। रिसाइज का मतलब क्या, जो भी विंडो है उसे हम रिसाइज करते रहते हैं ऐसे ऐसे इस साइड से। आप लोग देखते होंगे जब भी कोडिंग करते होंगे तो एक साइड आउटपुट दिखता है, एक साइड कोडिंग करते हैं, तो हम रिसाइज करके हाफ अ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ रिसाइज करते ही हमारे वेबसाइट में कुछ पॉपअप बॉक्स खुल के आ जाए कि भाई तुम रिसाइज नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कुछ सारे लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं। तो सारे हमारे क्या है, इवेंट हैं। तो हम वाई वी लर्न के जावास्क्रिप्ट, अगर इसका कुछ आंसर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इससे इसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को सीखते हैं। ठीक है। दूसरा, बेनिफिट ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। किसके क्षेत्र में, वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और किसके क्षेत्र में, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और किसके क्षेत्र में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के क्षेत्र में। मतलब एक तरह से हम देखें कि ये ऐसी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि इसके हेल्प से हम 3 तरह के जितने भी डेवलपमेंट हम सारे कर सकते हैं, चाहे वे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट हो, या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो। लेकिन इनके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज की नीड होगी। सबसे पहले जावा वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारी पहली लैंग्वेज आ जाती है वो है jQuery, फिर है एंगुलर JS, रिएक्ट JS, व्यू JS, नोड JS। यहाँ पे JS का जो मतलब है वो क्या है, जावा स्क्रिप्ट ही है। क्या है, जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट के लिए हम सारे इन लैंग्वेज का यूज करते हैं और ये सारे सारे जावा स्क्रिप्ट ही है, एक तरह से समझिए। तो यहाँ पे देख लेंगे रिएक्ट JS, ये सारे फ्रंट एंड के लिए भी, रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए यूज कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो सारी चीज़ें लैंग्वेज हैं। इसके बाद हमारे एक यूनिट भी है jQuery के नाम से हमारे इसी सब्जेक्ट के अंदर, तो इसमें हम jQuery पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो ये सारी लैंग्वेज को की आपको नीड पड़ेगी जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड। डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट करना है आपको तो इलेक्ट्रॉन JS आपको पढ़ना पड़ेगा, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए आपको एंगुलर JS, रिएक्ट JS, व्यू JS, रिएक्ट नेटिव एंड नोड JS। तो इन सारी लैंग्वेज को जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हैं उन सारी लैंग्वेज को आपको पढ़ना पड़ेगा अगर अलग अलग डेवलपमेंट में आपको जाना है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे लिए जावास्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एक ही लैंग्वेज सीख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट ही, यहाँ से हम फ्रंट एंड भी कर सकते हैं और बैक एंड भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे हमारे पास फ्रेमवर्क आ जाते हैं, इसलिए सिंपल है ना। तो इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमें इसे सीखना चाहिए। तो बेनिफिट हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड वेब डेवलपमेंट। अब यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के अंदर और भी हम क्या जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जैसे जो 3 डॉट रेड से बने रहते हैं ना ऐसे, इसमें क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आ जाए कि हमारे इस मेन्यू पे क्या क्या चीज़ें हैं, इस वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें हैं। एनिमेटेड स्लाइडर्स, अब जो स्लाइडर मैंने आपको इमेज का एग्जांपल दिया कि स्लाइड हो रहे हैं बार 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 बार, तो वो हम स्लाइडर भी बना सकते हैं। मैप, चार्ट ग्राफ्स, पॉपअप विंडो, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, जूम इफेक्ट, एनिमेटेड गैलरी, फॉर्म वैलिडेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अकॉर्डियंस, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जावास्क्रिप्ट, सिंपल सी। अब यहाँ पे इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारे HTML के अंदर एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है जिसमें हम कोड करते हैं, जैसे कि आपको नोटबुक भी, कुछ नोट भी करते हैं अपने साथ जो भी कंटेंट थ्योरी लिखते हैं तो उसके लिए नोटबुक की नीड होती है, नोटबुक की। वैसे ही हमारा कोड लिखने के लिए भी हमारा सॉफ्टवेयर की नीड होती है और उसका आउटपुट देखने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है। तो ऐसे ही हमारे पास HTML और CSS की तरह जब भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर की नीड होगी। तो HTML एडिटर एक होना चाहिए और दूसरा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर किसके लिए, आउटपुट जनरेट करने के लिए। किसके लिए, आउटपुट जनरेट करने के लिए। और आउटपुट, और ये किसके लिए हेल्पफुल है, ये क्या है, फॉर कोडिंग, फॉर, सिंपल है ना। तो कोड लिखने के लिए हमारे पास HTML एडिटर होना चाहिए और जो आउटपुट जहाँ पे देखेंगे उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर आउटपुट जनरेशन के लिए हमारे पास एक ब्राउजर होना चाहिए। सिंपल है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है हमारे जावास्क्रिप्ट जब यूज़ करते हैं तो 2 इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि एडिटर फॉर जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे जो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे HTML एडिटर है ना, ये
इसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, किसका किसका हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, इनमें से आपको कोई एक ही यूज करना है। तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर कौन कौन से। सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस हो गया, VS कोड हो गया, सबलाइन हो गया और एटम हो गया। ये सारी चीज़ फ्री में उपलब्ध हैं, मतलब ओपन सोर्स हैं। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं अभी तक, हम लोगों ने HTML CSS साथ जो यूज किया वो VS कोड का यूज किया। किसका? VS कोड का। और हम इसे ही लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो VS कोड एडिटर का हम यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के लिए भी। और यहाँ पे वेब ब्राउजर में आप लोग किसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो गूगल क्रोम का यूज कर रहे हैं। आप लोग किसी का भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके सिस्टम पे होगा, ठीक है। तो लोग जो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा माना जा रहा है आज के टाइम पे वो गूगल क्रोम ही है। तो मुझे सजेशन भी मेरा यही है कि आप लोग गूगल क्रोम ही यूज करें, ठीक है। तो ये हमारे वेब ब्राउजर आ गए। इसके बाद हमारे पास जावा स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे CSS को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कितने तरीके थे? 3। पहला क्या? इनलाइन, इंटरनल, और तीसरा हमारा था एक्सटर्नल। वैसे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को भी HTML के साथ इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से? पहला इन पेज जावास्क्रिप्ट, दूसरा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। क्या है? इन पेज जावास्क्रिप्ट, और दूसरा क्या है? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के अंदर कि जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाएंगे। तो आपको बताना है कि दो तरीके हैं, पहला है इन पेज जावास्क्रिप्ट और दूसरा क्या है? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इन पेज का मतलब क्या है उसे समझो। जैसे ही HTML का पूरा कोड लिखा जाता है तो यहाँ पे जो भी हेड टैग है और क्लोजिंग हेड है, पहले हेड टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, दूसरा क्या हुआ? हेड टैग क्लोज हो गया। तो क्लोजिंग हेड के ऊपर आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना है और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देना है, और यहीं पे पूरा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा जाएगा, ठीक है। घूम जाता है, यहीं पे क्या लिखा जाएगा? जावा स्क्रिप्ट का कोड। इस टैग के अंदर, ये टैग कहाँ पे लगाया गया है? क्लोजिंग हेड के ऊपर, जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। तो पहला तरीका इन पेज का तो ये हो गया, और दूसरा तरीका हमारा इन पेज का क्या है कि जो ये स्क्रिप्ट टैग है वो कहाँ पे आ जाएगा? क्लोजिंग बॉडी के जस्ट ऊपर। कहाँ पे? क्लोजिंग बॉडी के जस्ट ऊपर। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, वहां से अब ये उठ के ये पूरा चीज क्लोजिंग बॉडी के जस्ट ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये चीज, इसका एक रीजन है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसा ना हो कि पहले जावा स्क्रिप्ट रन हो जाए उसके बाद HTML का हमारा आउटपुट आए। तो ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने HTML के साथ साथ CSS को इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले हमारे पास पूरी वेबसाइट खुलनी चाहिए, उसके बाद ही लॉजिक परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे ना लगा के क्लोजिंग हेड के ऊपर लगाया हुआ है, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो जाती है और HTML CSS बाद में वर्क करता है। तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। तो जो आज के जो हमारे डेवलपर हैं, मोस्ट ऑफ डेवलपर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ये क्लोजिंग बॉडी के ऊपर ही स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं इन पेज के अंदर, जब भी उन्हें यूज करना होता है। तो आपको भी यही गाइडेंस फॉलो करनी है कि क्लोजिंग जो बॉडी है इसके जस्ट ऊपर ही आप स्क्रिप्ट का यूज करें, मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज करें। और जावास्क्रिप्ट किसके अंदर होगी? स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हमेशा लिखी जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई इन पेज की बात। किसकी? इन पेज की बात। तो पहला तरीका क्या था? क्लोजिंग हेड के ऊपर स्क्रिप्ट टैग लगाना है। दूसरा तरीका हमारा क्या है? क्लोजिंग बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाना है और यहीं पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है HTML कोड के अंदर, HTML जो हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा इन पेज जावास्क्रिप्ट था। अब दूसरा जो हमारा आ गया एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल जो है हमारा जावास्क्रिप्ट, उससे पहले एक चीज़ आपको समझना है कि जिस तरह से HTML की जब हम फाइल क्रिएट करते थे, हम यहाँ पे XYZ कुछ भी करते थे और .html लगाते थे। मतलब जो हमारा एक्सटेंशन था वो क्या करते थे? .html लगाते थे। CSS की जैसी बात आई, XYZ .css लगा दिया। तो जो हमारा एक्सटेंशन है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। तो सेम ऐसे अब जावास्क्रिप्ट जो हमारी लैंग्वेज है, इसके लिए जो एक्सटेंशन होगा वो .js होगा। क्या होगा? XYZ.js। यहाँ पे ये वाले जो नाम है ये आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और डॉट के साथ एक्सटेंशन अलग अलग लैंग्वेज के चेंज हो जाएंगे। किस तरह से चेंज होंगे मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट बी सेव विद .js एक्सटेंशन। जब भी हम इसकी फाइल क्रिएट करेंगे तो हमें .js एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना है। दूसरा, यहाँ पे हमें जब भी एक्सटर्नल CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है तो हमें क्या करना होता है? एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो फाइल बनेगी वो अलग से बनेगी, और जो अलग से बनेगी उसी का नाम .js एक्सटेंशन के साथ ही सेव होगा। लेकिन अब जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो अलग से बनी है, जैसे CSS की एक्सटर्नल फाइल बन रही थी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की उस सब के बारे में। तो जैसे CSS की अलग से फाइल बन रही थी एक्सटर्नल वाली, वैसे JS की भी अलग से फाइल बनेगी। अब इसे लिंक भी करना होगा किसके साथ? HTML के साथ साथ।
तो HTML के साथ लिंक करने के लिए तो जो भी इसका फाइल का नाम हम लोग ने रखा है, मान लो यहाँ पे xyz.js ही रख दिया, तो हमें इसे लिंक करना होगा HTML वाले फाइल पे। तो हम लोग लिंक करने का हमारे पास तरीका क्या है, कुछ इस तरह से। तो हमारा जो क्लोजिंग हेड है उसके जस्ट ऊपर हमें एक टैग स्टार्ट करना है जिसका नाम है स्क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखना है src, बीच में गैप है, इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमारी फाइल का नाम है वो लिखना है। इसमें लिखा है myscript.js। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को फाइल का नाम xyz.js है तो यहाँ पे लिखना है xyz.js और ये रहेगा डबल कोट्स के अंदर, फिर यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देना और स्क्रिप्ट टैग अपना क्लोज कर देना। तो इससे हमारी जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है वो लिंक हो जाएगी हमारी HTML वाली फाइल से, फिर हम कुछ भी इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास तरीके थे जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने का HTML के अंदर। तो दो तरीके हमारे पास, इन पेज और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल। इन पेज के अंदर भी हमारे पास दो तरीके हैं, चाहे हम क्लोजिंग हेड के ऊपर कर सकते हैं या फिर हम क्लोजिंग बॉडी के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल है उसके लिए हमें क्लोजिंग हेड के ऊपर ही करना पड़ेगा। किस तरह से, ये कुछ यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी, ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसे समझते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ समझते हैं, यहाँ पे एक साइड देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है और दूसरा क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे आप लोग सब लोग सिस्टम यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, जो भी जिनके पास जैसा सिस्टम है। तो वहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करना होता है गूगल पे, तो ब्राउजर पे जाते हैं और सर्च कर देते हैं। अब ब्राउजर पे जाते हैं, जो भी चीज़ सर्च करते हैं, तो जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट भेजता है कहाँ पे, सर्वर पे। कहाँ पे, सर्वर पे। तो यहाँ पे दो सिस्टम बने हुए हैं, ये आपका कंप्यूटर है ये, और यहाँ पे ये क्या है, सर्वर है। क्या है ये, सर्वर। यहाँ पे ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ जिससे आपको विजिबल हो। यहाँ पे ये क्या है, सर्वर। ठीक है, और ये क्या हमारे क्लाइंट मान सकते हैं, फिर कंप्यूटर। यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ को सर्च करना है, हमने यहाँ पे सर्च किया और ये रिक्वेस्ट गई कहाँ पे, यहाँ पे सर्वर पे गई और वहाँ पे उस टॉपिक को सर्वर ने सर्च किया अपने अंदर, और जो भी रिक्वेस्ट के फॉर्म में कुछ ना कुछ यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में दिया। लेकिन जो आउटपुट के फॉर्म में देता है ये लोड होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे हम रिक्वेस्ट किए और यहाँ पे सर्वर पे गई, और सर्वर पे जो चीज़ यहाँ पे इसे सर्च किया और उसे यहाँ पे सेंड करना है, तो ये चीज़ें कहाँ पे लोड होती है, ब्राउजर पे लोड होती है। तो इसने जो भी सर्वर था, रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुंची और इन्होंने आउटपुट के फॉर्म में कुछ सेंड किया। जो भी सेंड किया वो यहाँ पे ब्राउजर पे लोड होगी। कहाँ पे, ब्राउजर पे। मतलब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे अच्छा क्लाइंट साइड लैंग्वेज का यूज किया गया है। अच्छा, क्लाइंट साइड लैंग्वेज का यूज किया गया है, तो इसे कहाँ पे लोड करना है, ब्राउजर पे। ये ब्राउजर पे लोड हो गई, तो इसे हम बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो कि ब्राउजर पे जो लोड होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कौन कौन सी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट और आई थिंक वीवी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली आपको फोकस करना है जावास्क्रिप्ट पे। ये हमारी क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो ब्राउजर पे लोड होती है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की, सर्वर पहुंची और ये सर्वर पे ही लोड हुई। उसके लोड होने के बाद इन्होंने आउटपुट के फॉर्म में हमें क्या दिया, आउटपुट के फॉर्म में इन्होंने हमारे HTML दे दिया। क्या दे दिया, HTML दे दिया। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे लोड हुआ वो सर्वर पे ही हमारे लोड हुआ। जो हमारी लोडिंग हुई, जो भी हमारा कंटेंट है वो कहाँ पे हुआ, सर्वर पे ही। तो सर्वर पे ही लोड हुआ, तो ये हमारी क्या कहलाती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है। कौन कौन सी है, PHP, आपको 5th सेमेस्टर में देखने के लिए मिल जाएगा, पाइथन, .NET, ये हमारी क्या है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन थी, जावास्क्रिप्ट, वीवी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है कि ऐसी लैंग्वेज जो ब्राउजर पे लोड होती है वो हमारी क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो यहाँ पे सर्वर पे लोड होती है वो हमारी क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दोनों के एग्जांपल है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का PHP, पाइथन, .NET, और यहाँ पे सॉरी जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसे हम क्या बोल सकते हैं, वीवी स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती है,
पहला है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इसकी मैं थ्योरी नहीं आपको दे रहा हूँ कि इन दोनों के बारे में डिफरेंस देना है और इसकी थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, तो क्या आप लोग थ्योरी लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है, आपको ऐसे फिगर बनाना है और इन सबके दोनों के नीचे इन सब दोनों के बारे में थ्योरी लिख देनी है। 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वरना एक तरह से इनके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लिए सब कुछ, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का जो यूज होता है वो वेब डेवलपमेंट के लिए HTML के साथ किया जाता है। HTML के बिना जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये कुछ पॉइंट है थ्योरी के लिए। जावा स्क्रिप्ट का कोड एक नॉर्मल वेब ब्राउजर पर रन किया जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए वेब ब्राउजर का जावा स्क्रिप्ट इनेबल करना पड़ता है। कुछ ब्राउजर में जावा स्क्रिप्ट पहले से ही इनेबल्ड होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि बिना जावा, जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है, बिना HTML के साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको HTML की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये हमारे क्या करता है, ये नॉर्मल एक वेब ब्राउजर पर रन होती है हमारी जावास्क्रिप्ट। और जो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, इसका जो कोड को रन करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना होता है ब्राउजर पे जाके, और बाय डिफॉल्ट तो कहीं पे ये इनेबल रहती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो हमारे समझ में आ गए, और जो चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस किया तो वही चीज़ है। और यहाँ पे और भी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उसे हम समझते हैं। तो पहला क्या है कि व्हाट इज़ वेरिएबल। अब कोई भी लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल के बारे में समझते हैं कि वेरिएबल रियल में है क्या, कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमें वैल्यू का कैलकुलेशन करना होता है। अब हमें तो ऐसे जो मैथ में हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैथ में तो हम वैल्यू का कैलकुलेशन ऐसे करते थे, 4 + 5 = हमारा क्या हो गया, 9 आ गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम लैंग्वेज के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक तरह से वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर की तरह काम करता है, जो कि आपको किताबी लैंग्वेज में अगर बात करूँ, बुक की लैंग्वेज में कंटेनर की तरह काम करता है। मतलब कंटेनर में के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर किया जाता है। सेम ऐसे इसके अंदर भी कुछ ना कुछ स्टोर किया जाता है। अब कुछ ना कुछ जो स्टोर किया जाता है वो हमारी वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो एक तरह से यहाँ पे वेरिएबल वही होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझें कि वेरिएबल रियल में है क्या, तो यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स में इंफॉर्मेशन को एक जगह पर स्टोर किया जाता है। वेरिएबल पर कोई सी भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर की जाती है। यहाँ पे कौन सी लिखा हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में इंफॉर्मेशन को एक जगह पर स्टोर किया जाता है और इसके अंदर किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप मतलब क्या होता है, डेटा का टाइप जो बताता है। तो कोई भी मतलब ये स्ट्रिंग हो गई, इंट हो गए, कैर हो गए, ये सारी थिंग आई थिंक आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में सी लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराई जा रही है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल होता है वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर स्टोर किया जाता है इसके अंदर, और ये किसी भी इसके अंदर किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे थ्योरी पे अभी हम नहीं जाते, यहाँ पे हम चीज़ें समझते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ स्टोर किया जाता है। क्या स्टोर किया जाता है, कैसे, हमने ये किया 4 और यहाँ पे 5। अब मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे 4 है वो मैंने क्या कर दिया, ए पे स्टोर कर दिया। कहाँ पे, ए पे स्टोर कर दिया। और जो 5 है उसे मैंने क्या कर दिया, बी पे स्टोर कर दिया। कहाँ पे, बी पे स्टोर कर दिया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, हमारी 4 हो गई, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी को ऐड कर दूंगा। तो जो चीज़ यहाँ पे हो रहा था वो चीज़ यहाँ पे ही हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही इसे ऐड किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो यहाँ पे 4 है और बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे 9 आउटपुट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, वेरिएबल। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ऑपरेटर। सिंपल है, समझ गए। तो ये हमारे क्या है, ऑपरेटर, और ये हमारे क्या है, वेरिएबल। एक तरह से हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, ऑपरेंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेंट। सिंपल है, तो ये हमारे ऑपरेंट भी हो गए, वेरिएबल भी हो गए। तो वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है एक तरह से। एक तरह से जो स्टोरेज करने का काम है वो क्या करता है, वेरिएबल करता है। और यहाँ पे किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप मीन्स क्या होता है कि ये हमारी
जो बिना पॉइंट की वैल्यू होती है उन्हें बोलते हैं इंट टाइप की वैल्यू, जो पॉइंटेबल वैल्यू होती है उन्हें बोलते हैं फ्लोट टाइप की वैल्यू। कुछ यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा होता है, जैसे ऑपरेटर हो गया, डबल कोट्स में लगा दिया तो इन्हें बोलते हैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल एक कैरेक्टर है ए, इसे हम बोल देते हैं कैर। क्या बोलते हैं? कैर, कैरेक्टर। तो ये हमारे अलग अलग डेटा टाइप हैं और जितने भी डेटा टाइप की वैल्यू हैं वो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, कुछ रूल्स हैं लैंग्वेज के अंदर, वो रूल को समझना है आपको। समझते हैं। जब भी आपको वेरिएबल क्रिएट करना है तो सिंपल सा तरीका अभी मैंने आपको क्या बताया, ये ए है, ए इक्वल टू मैंने 4 कर दिया, या फिर हमने नॉर्मल अभी क्या किया, इसे सिंपल से मैं क्या करता हूँ, इसे हटाता हूँ, नॉर्मल लिख देता हूँ ए। क्या है? ए। सिंपल है, ये मैंने बोल दिया इसका ये क्या है, वेरिएबल है, और सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम जो हम रख रहे हैं, इसे नाम रखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो हमारा ए है ये कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि जब भी हम वेरिएबल का नाम रखेंगे तो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे ए और यहाँ पे मान लो आपने दो नाम रखे, एक वेरिएबल नेम क्रिएट करना चाहा तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से ये कुछ रूल्स हैं जो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए नहीं है। इस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम इस तरह से आपको नहीं रखना है। पहला क्या है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर कैसे होने चाहिए, यहाँ पर समझते हैं। ये थ्योरी भी आपको मिलेगी, लेकिन मैं भी आपको समझा रहा हूँ। तो आप A1 कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 1A था ना, तो A1 कर सकते हो। यहाँ पे बीच में स्पेस आ रहा है तो आप ऐसे करके अंडर स्कोर बीच में लगा सकते हो, तो ये हमारा एक ही वेरिएबल कहलाएगा। यहाँ पे 1A आ रहा है तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ABC ऐसा कुछ पूरा मिला के एक नाम रख सकते हैं और इसका भी एक नाम हम दे सकते हैं, तो हमारे सिंगल वेरिएबल कहलाएंगे। सिंपल है, तो इस तरह से चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ये हमारे गलत तरीके हैं, ऐसे आपको क्रिएट नहीं करना है, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगी। और दूसरा क्या है, ये इस तरह से आपको क्रिएट करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे रूल्स में बताया गया है, तो रूल समझते हैं यहाँ पे। ये देखिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेर कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वेर कीवर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे समझो। अब जब भी वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे, सिंपल सा ए लिखा है ना, तो इससे पहले डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिखोगे। इसे क्रिएट करने के लिए आपके पास एक तरीका है, वो क्या तरीका है, ये जो यहाँ पे लिखा है ए। जब भी आपको वेरिएबल क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लगाना, जैसे कि सी लैंग्वेज में लगाते थे इंट, कैर, फ्लोट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा टाइप नहीं लिखेगा, यहाँ पे वेरिएबल या वैल्यू ही बताएगी कि ये कौन से डेटा टाइप की वैल्यू है। और इससे पहले लगाना क्या है, वैर लगाना। क्या लगाना है, वैर। तो यहाँ पे जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उससे पहले वैर कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद ही वेरिएबल का नाम लिखेंगे। सिंपल है ना। तो यहाँ पे पहले रूल्स में यही बताया गया कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वैर कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या है, वेरिएबल्स के नाम की शुरुआत किसी भी लेटर A to Z या फिर स्मॉल लेटर A to Z से, अंडर स्कोर से, या फिर डॉलर के साइन से भी किया जा सकता है। इसकी जो नाम की शुरुआत है तो कैपिटल A to Z जो भी यहाँ पे टेक्स्ट अल्फ़ाबेट आएंगे, या फिर स्मॉल लेटर पे आ सकते हैं, या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, वेरिएबल की शुरुआत न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं हो सकती है, लेकिन वेरिएबल अल्फा न्यूमेरिक को हो सकता है। फॉर एग्जांपल A1, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, तो A1 यहाँ पे वेरिएबल का नाम हो गया। यहाँ पे ऐसे ही हमारा जो फोर्थ रूल है, वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का कोई कीवर्ड नहीं होता। जो यहाँ पे वेरिएबल है वो जावास्क्रिप्ट का कोई कीवर्ड नहीं होता। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, और ए मतलब यहाँ पे दो ए है, इसका मतलब क्या है, एक कैपिटल लेटर पे ए है और दूसरा क्या है, स्मॉल लेटर पे ए है। दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, यहाँ पे इनको दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में फर्क है। अगर यहाँ पे बी लिख रहा हूँ एक कैपिटल लेटर पे और एक स्मॉल लेटर पे बी लिख रहा हूँ, और दोनों की वैल्यू मैंने अलग अलग दी है, या फिर दोनों की सेम वैल्यू देना चाहूँ, तो यहाँ पे दोनों चीज़ अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि बी है और यहाँ पे एक बार मैंने वेरिएबल बी के ऊपर डिक्लेयर कर दी और दूसरी बार दूसरे बी को यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आउटपुट में एरर आ जाएगी। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ इसके रूल्स हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको फ्यूचर के लिए ध्यान रखना है जब भी आप कोड करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे वेर कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसे जो वेरिएबल का नाम रखेंगे, मतलब ये क्या है, इसका हेल्प यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नेम, ठीक है। ये चीज़ था यहाँ पे, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम आपको रखना है, ये कुछ राइट वे है और दूसरा क्या है, रॉन्ग वे लिखने के तरीके। तो ऐसे आपको नहीं फॉलो करना है, ये चीज़ आपको फॉलो करना है, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। फर्स्ट नेम हो गए, बीच में स्पेस लगाना तो अंडरस्कोर लगा लो, माइनस यहाँ पे फर्स्ट नेम को साथ में, मतलब बीच वाला कैपिटल लेटर में लिख सकते हो सॉरी। और यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट है वो फर्स्ट नेम, और लास्ट में यहाँ पे डिजिट भी लगा सकते हैं आप लोग। ये कुछ यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम वेरिएबल बिना क्रिएट किए बिना काम नहीं कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर किसी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि वेरिएबल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई वेरिएबल लेट। तो हमारे लिए वेरिएबल इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक की वैल्यू ए लिया, ए नाम का वेरिएबल लिया, या फिर ऐसे समझें कि मैंने कुछ यहाँ पे नाम रखा है, उसे प्रिंट कराना चाहता हूँ। नाम की एग्जांपल हम समझ सकते हैं, ये चैनल के नाम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नाम लिखा है SS एफर्ट्स, अब यहाँ पे मैंने इसे बार बार प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने का तरीका जो यहाँ पे होता है, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज, यहाँ पे क्या होता है, इसे प्रिंट कराने का तरीका हमारे पास जो होता है वो होता है प्रिंटफ। कुछ भी चीज़ हम प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे प्रिंटफ से हम प्रिंट कराते हैं। PHP में हो जाता है, PHP यहाँ पे हम क्या करते हैं, इको, ठीक है। जो भी यहाँ पे हम प्रिंट कराना चाहें इको करा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो भी अलग अलग लैंग्वेज हैं उनके लिए प्रिंट कराने के लिए हमारे पास अलग अलग यहाँ पे फंक्शन मान सकते हैं। जैसे कि C++ हो गया तो CO, ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो हमारी लैंग्वेज है उनके पास प्रिंट कराने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो सेम यहाँ पे जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, वहाँ पे जो किसी चीज़ को हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है document.write। और यहाँ पे हम कुछ ना कुछ चीज़ें प्रिंट जो भी कराना चाहते हैं करा सकते हैं। दूसरा तरीका और है, वो जब हम वहाँ पे जाते हैं सोर्स कोड में, वहाँ पे हम लोग उसका यूज करते हैं console.log, है ना। तो उसके बाद में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम सोर्स कोड में जाते हैं, तो वहाँ पे हम इसके हेल्प से प्रिंट कराते हैं। दो तरीके हमारे पास प्रिंट कराने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं, यहाँ पे आउटपुट जनरेट करने के लिए document.write, और जब हम सोर्स कोड पे काम करेंगे, कोडिंग करेंगे ब्राउजर पे जाकर, तो हम console.log का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पे जो SS एफर्ट यहाँ पे लिखा है, इसे प्रिंट कराना है हमें। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या यूज किया, document.write, और यहाँ पे हम लोगों ने SS एफर्ट से प्रिंट करा दिया। एक बार प्रिंट कराया, दूसरी बार प्रिंट कराया, तीसरी बार प्रिंट कराया। अब हम जिसके लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं जिस भी क्लाइंट के लिए, अब उस क्लाइंट ने क्या बोला कि नहीं, मुझे अब इसमें बदलाव चाहिए। जो SS एफर्ट्स यहाँ पे लिखा है, अब मुझे S को नहीं चाहिए, S मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओनली इतना ही चाहिए। तो पहला तरीका हमारे पास क्या आया कि हमें जाना है और सब पे एक एक करके रिमूव करना होगा। पहले हम इसे रिमूव करेंगे, फिर इसे रिमूव करेंगे, फिर इसे रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे तो 3 लाइन का कोड था, तो 3 लाइन का कोड है, इसका मतलब क्या है कि हम इतने तो आराम से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1000 ऑफ लाइन कोड रहता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बार बार रिमूव थोड़ा ना करेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसे एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं पूरे नाम को, और उस वेरिएबल का यूज कर लेते हैं बार बार प्रिंट कराने के लिए। कैसे सर, यहाँ पे समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे जीटेक पॉली एक नाम लिया, जीटेक पॉली को मैंने क्या कर दिया, एक पे असाइन कर दिया। कहाँ पे, ए पे असाइन कर दिया। ए नाम का हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब इस पे असाइन कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, बार बार नाम प्रिंट कराने की जगह पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए को प्रिंट करा दूंगा। क्या, ए को प्रिंट करा दूंगा। अब ए को मैंने प्रिंट करा दिया, तो अब मुझे मान लो क्लाइंट हमें बोलता है कि नहीं, हमें यहाँ पे पॉली नहीं चाहिए, पॉली नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहीं से इस पॉली को रिमूव कर दूंगा, और ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फिर जीटेक पॉली इतनी हो जाएगी, और यही चीज़ हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हमें बार बार यहाँ पे जाकर रिमूव करने की नीड नहीं होगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को
पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए वेरिएबल हेल्पफुल है लैंग्वेज के अंदर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन, अभी मैंने एक तरह से यहाँ पे ओवरव्यू आपको समझा दिया, लगे हाथ किस तरह से मैं समझा दूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल को समझा दिया, तो यहाँ पे थ्योरी के बेस पर समझें कि एक डिक्लेरेशन होता है, एक होता है कि असाइन करना उसके अंदर कुछ न कुछ वैल्यू। तो डिक्लेरेशन और असाइनमेंट का मतलब क्या है उसे समझते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल जब डिक्लेयर किया जाता है तब अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाती है, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू तो हम लोग असाइन किए नहीं। मान लो हम लोग क्या किया है यहाँ पे, इस तरह समझो, मैंने यहाँ पैर लिखा और यहाँ पे मैंने ए कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे हो गया। जब हमारे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तभी क्या होती है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है। क्या होती है, अनडिफाइंड वैल्यू, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, या फिर ऐसे बोल सकते हैं गार्बेज वैल्यू ही रहती है। तो यहाँ पे क्या होती है, जब हम इसको कोई सी भी वैल्यू असाइन नहीं करते तो ये किस कंडीशन पे आ जाता है, किस सिचुएशन पे आ जाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के सिचुएशन पे। फिर यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वेरिएबल पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती, मतलब इसमें कोई वैल्यू स्टोर है ही नहीं, इसे हम क्या बोल देते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू या फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन। किस तरह से होता है यहाँ पर समझते हैं। स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लगाया हम लोगों ने, और यहाँ पे देखिए इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया वेर ए, सिंपल सा, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया इस साइड पे। ठीक है, ये इतनी चीज़ समझ में आ रही है। इसके बाद ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब मुझे मान लो इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल असाइनमेंट। सिंपल है, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे जो वैर ए था, अब यहाँ पे मैंने करके क्या कर दिया, ए की वैल्यू कुछ कर दी, ए इक्वल टू मैंने 4 कर दिया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने क्या कर दिया, 4, मतलब 4 को हमने ए के अंदर असाइन कर दिया। सिंपल सी बात है। तो इसे यहाँ पे बोल देते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोल देते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये फिर ऐसे इसे बना देते हैं, क्या होगा, सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 5 असाइन कर दिया एक अंदर। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और उससे पहले जब हम लोगों ने असाइन नहीं किया था उसे बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सिंपल सी बात है। अभी हम लोग एक तरह से पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरह से इसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट आ जाता है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और भी हम किस तरह से कर सकते हैं, फिर इसके हेल्प से हम कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा। सबसे पहले, इससे पहले हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग बनाया, ये कलर विजिबल है, हाँ विजिबल है। स्क्रिप्ट टैग हम लोगों ने बनाया और यहाँ पे हम लोगों ने इसे ओपन किया और इसे क्लोज करने की भी नीड होगी। तो इससे पहले हम लोग पूरा कोड लिखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, पहले डिक्लेयर करना है फिर इनिशियलाइज करना है। तो मैंने क्या किया, वेर बनाया और यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। इसे हम क्या बोल दिया, कमेंट करके यहाँ पे बोल देते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी कमेंट का मतलब क्या होता है, ये चीज़ जो हम कमेंट करके लाइन के आगे लिख रहे हैं, इसे ब्राउजर क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। लेकिन जो यहाँ पे कोड लिखा, कोडर होता है आपके साथ काम करेगा, वो चीज़ यहाँ पे पढ़ के मतलब समझ जाएगा कि अच्छा इस लाइन का मतलब ये है। तो कमेंट करने का तरीका, हम हर एक लाइन का कमेंट करके रखते हैं और एक अच्छा कोडर वही है जो कमेंट करके ही चलता है हर एक कोड लाइन का। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, डिक्लेरेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ए की वैल्यू हमने क्या कर दी 4। तो इसे क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। वेर आई, फिर यहाँ पे हमने एक वैल्यू और ली, वेर वी, और हमने क्या किया, बी की वैल्यू क्या कर दिया, 2 कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, ये क्या हुआ, वेर डिक्लेरेशन, और यहाँ पे क्या हो गया, वेर इनिशियलाइजेशन।
ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे क्या हो गया, वेर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी कर दिया। अब यहाँ पे हमें कुछ लॉजिक परफॉर्म करना है। लॉजिक परफॉर्म करने का मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि जो ए और बी की वैल्यू है उन दोनों का सम हो जाए। क्या हो जाए, सम हो जाए। सम मतलब एडिशन हो जाए। तो सम हम करने के लिए हम क्या कर देंगे, हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है ए प्लस बी। और यहाँ पे किसी भी लाइन जिस तरह से कि हम लोग क्या करते हैं, कोई थ्योरी लिखते हैं इंग्लिश में तो फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं। वैसे जब लैंग्वेज का उस लाइन का मतलब खत्म होगा, फिनिश होगी, तो आप हम सेमी कोलन लगा देते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या सेमी कोलन लग गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू सम हुई है उससे हम किसी के अंदर स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है सी। और सी के अंदर हमें पता है कि वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे हम वेर सी भी लिख सकते हैं यहीं पे, या फिर पहले ऊपर ही हम कहीं डिक्लेयर कर दें वेर सी। तो जो भी हमारे इसमें कंपाइलर उसे पता चल जाएगा कि अच्छा पहले से ही इसका मीनिंग इसे हम पहले बता दिए कि अच्छा ये वेरिएबल है, फिर इसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं। मतलब जितना भी चीज़ें हम यहाँ पे यूज करेंगे उसे हमें पहले डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे वेर सी है। अब यहाँ पे जो इन दोनों का सम होने के बाद जो वैल्यू आई है वो किस पे पहुँच गई, सी पे। तो जो हमें अब प्रिंट करना होगा, किसे प्रिंट करेंगे, सी को। तो प्रिंट करने का तरीका हमें पता है क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम किसे प्रिंट कर देंगे, सी। अब यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज भी करना होगा। सिंपल है। तो ये हमारा स्क्रिप्ट टैग है और ये किसके अंदर लिखा जा रहा है, ये सारी चीजें HTML के अंदर लिखी जा रही हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए, जब वेरिएबल क्रिएट किया जाता है तब भी वेरिएबल इनिशियलाइज किया जाता है, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद भी इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिक्लेयर किया उसके बाद भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पे a=5 लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर पहले डिक्लेयर करते हैं उसके बाद फिर इनिशियलाइज करें। तो दोनों तरीके यहाँ पे देख सकते हैं, ए का, और यहाँ पे देख सकते हैं बी का। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जिससे आपको प्रेफर करना है वो इसे प्रेफर करना है, इस तरह से आपको लेके चलना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ ए इच। तो यहाँ पे जो सी डबल कोट्स के अंदर रखा जाता है वो सेम आउटपुट के फॉर्म में उतना ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ये डबल कोट यहाँ पे बंद हो गया। उसके बाद और भी चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हम उसे प्लस से सेपरेट करेंगे, प्लस और उसके बीच में ए हमने लगा दिया, तो ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे फिर से हमने वही चीज़ लिखा, वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे बी को लगा दिया, और प्लस यहाँ पे बंद हुआ। और लास्ट में हम लोगों ने ये चीज़ दो स्पेस लाने के लिए हम लोगों ने लगा दिया कि ए की वैल्यू के बाद थोड़ा सा स्पेस आ जाए। स्पेस लगाने के लिए हम लोगों ने डबल कोट से एक स्ट्रिंग तरह कुछ लिख दिया। अब डबल कोट्स में जो भी रखा रहता है उसका मतलब होता है स्ट्रिंग। तो एक तरह से हमने यहाँ पर जो स्पेस है उसे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग की तरह ही रख दिया। तो थोड़ा सा स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें काम होती हैं। आपको इतना तो समझ में आ गया। जो भी हमारी कोडिंग रखेंगे जावास्क्रिप्ट की, वो किसके अंदर होगी, स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे पास दो तरीके थे, इन पेज वाले और दूसरा था एक्सटर्नल। इन पेज के अंदर हमारे पास क्या था कि स्क्रिप्ट टैग को क्लोजिंग हेड के ऊपर लगाएंगे, और दूसरा क्या था कि यहाँ पे जो हमारे स्क्रिप्ट टैग है वो क्लोजिंग बॉडी के जस्ट ऊपर लगाएंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे किस तरह से कोड करते हैं, कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे कोड करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे समझ सकते हैं। अब कोड करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की नीड होगी, वेरिएबल बनाने के। तो वेरिएबल बनाने के लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशन समझा, और किस तरह से वेरिएबल के अंदर वर्क होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे कोडिंग की हेल्प से समझ ली सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको कोड करके सिस्टम पे भी करवाने वाला हूँ। तो बस यहाँ पे आपको थ्योरी समझना है। तो अगर हम पहले थ्योरी समझ लेते हैं सारी चीज़ की, उसके बाद कोडिंग करते हैं, तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आपको क्या किया, पहले थ्योरी बेस में समझाया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोड भी इनका करने वाले हैं और बहुत अच्छी चीज़ें जनरेट करेंगे। इतना सारी चीज़ समझ में आ गई। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया कि एक ही वेर कीवर्ड के साथ मल्टीपल वेरिएबल कॉमा से डिक्लेयर या इनिशियलाइज किए जा सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक वेर हमने बनाया और इसके बाद हमने ए की वैल्यू रखी। इसके लिए इसके बाद हमें बी भी बनाना है, तो उसके बाद हम लोग फिर से वेर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बी की वैल्यू रखी। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम एक ही वेर कीवर्ड के साथ मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, फिर वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे वेर ए इक्वल टू 5 कर दिया, फिर उसे कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा सेपरेट किया, फिर यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाए बी, फिर उसे कॉमा सेपरेट किया, फिर यहाँ पे तीसरा वेरिएबल बना दिया सी। तो यहाँ पे देखो हम जो लाइन का कोड है हम एक ही लाइन पे लिखती है।
अब यहाँ पे जो हमारा स्पेस कवर कर रहे थे वो स्पेस यहाँ पे उतना स्पेस नहीं ले रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक ही लाइन पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके क्रिएट कर लिए और यहाँ पे एक ही बार कीवर्ड का यूज किया, वेर कीवर्ड का। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है, कुछ इस तरह से अपने जो भी कोड जब भी लिखेंगे कुछ इस तरह से लिखना है। स्टार्टिंग में आप लोग प्रैक्टिस के लिए ऐसे कर सकते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो, वरना आपको धीरे धीरे इसमें जंप कर जाना है, इसमें मूव कर जाना है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके था कि एक ही वेर कीवर्ड का हम यूज करके कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल वेरिएबल एक ही लाइन पर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, ओवरराइड भी कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब क्या है कि पहले एक ही वैल्यू तो एक ही वैल्यू कुछ 10 थी और दूसरी बार हमने एक ही वैल्यू दोबारा से दूसरी चेंज कर दी, मतलब 12 कर दी, तो 10 से हम लोगों ने 12 को ओवरराइड कर दिया, है ना। तो पहले तो यहाँ पे समझे एक ही वैल्यू क्या है 5 और दूसरा क्या है यहाँ पे, अब हम एक ही वैल्यू हमने क्या कर दिया 10, तो पहले एक ही वैल्यू यहाँ पे 5 प्रिंट होगी, अब हमने सेम एक ही वैल्यू ही यहाँ पे क्या कर दी, चेंज कर दी, क्या कर दी 10 कर दी। लेकिन यहाँ पे इससे पहले कौन सा कीवर्ड यूज है, वेर कीवर्ड यूज है। कौन सा, वेर कीवर्ड। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम जो वेर कीवर्ड है, वेर कीवर्ड के साथ एक ही वैल्यू को हम ओवरराइड कर सकते हैं, सेम नाम के वेरिएबल को ओवरराइड कर सकते हैं, किस कीवर्ड के साथ, वेर कीवर्ड के साथ। तो यहाँ पे देखो वेर भी हम लोगों ने एक ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो अब एक ही वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगी। इसे बोलते हैं ओवरराइड वेरिएबल वैल्यू। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें इतना समझ में आ गया और आगे यहाँ पे समझना है नेक्स्ट कि हमारे पास वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो मोस्टली जो हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। पहला क्या है वेर, दूसरा क्या है लेट और तीसरा क्या है कॉन्स्ट। तो हम लोगों ने जो पूरा अभी तक जो बात की है वो किसके बारे में बात की है, वेर नाम के जो वेरिएबल है पहले टाइप के बारे में हम लोगों ने पूरी चर्चा की है। तो पहले टाइप के जो हमारे चर्चा में जो हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पे जो ये वेर है, ये यहाँ पे हम वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं वेर कीवर्ड के साथ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे वेरिएबल का टाइप है नहीं, 3 प्रकार के हमारे पास वो होते हैं वेरिएबल्स। पहले क्या, वेर, लेट एंड कॉस्ट। तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा अभी तक, वेर। इनके बारे में, दोनों के बारे में कंडीशन थोड़ी क्या है, डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट है। तो वेर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और यहाँ पे जो कंडीशन चेंज हो जाती है लेट और कॉन्स्ट के बारे में, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों के अंदर क्या होता है, किस तरह से वैल्यू असाइन होती है। तो यहाँ पे देखो तीनों चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे, वेर, लेट, कॉन्स्ट। पहले वेर में क्या हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया वेर, यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, उस पर हम लोग ने वैल्यू भी इनिशलाइज कर दी। वैल्यू इनिशलाइज की है वो है हेलो, क्या है, हेलो। फिर हमने वेर बनाया और एक्स पे हम लोगों ने क्या कर दिया, वर्ड भी असाइन कर दिया और फिर हम लोगों ने एस इक्वल टू वाव कर दिया। मतलब क्या है, यहाँ पे वेर के साथ साथ हम जो भी यूज करेंगे उस पर हम वेरिएबल के जो भी वैल्यू है उसे ओवरराइड कर सकते हैं, किसके साथ, वेर के साथ। लेकिन ऐसा लेट के और कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं है। लेट के साथ हमने यहाँ पे लेट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पे विजुअल तो हो रहा है ना, लेट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर जो हमने असाइन की, यहाँ पे ये एक्स के अंदर हमने वैल्यू असाइन की हेलो। फिर हमने फिर से लेट पे, लेट के साथ जो हमारे वेरिएबल दूसरा टाइप था लेट, इसके साथ जो हमें जब भी एक्स लगाए और यहाँ पे फिर हमने एक्स के अंदर वर्ड असाइन कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेर के साथ ऐसा पॉसिबल था, लेट के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम यहाँ पे बिना लेट के जब हम एक्स के अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे इस तरह से डिफरेंस हो जाता है, वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है आप हमें समझाओ। इस तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह से आपको समझाना है। वेर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं वेरिएबल की, लेकिन लेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हम लेट के साथ, जब हम लेट यहाँ पे कीवर्ड का यूज करेंगे वेरिएबल का नाम, उसके साथ हम वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन बिना लेट के हम यहाँ पे वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे आ जाता है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट पे हमने एक्स की वैल्यू हेलो असाइन कर दी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्स्ट के अंदर जो हमारा वर्ड है इसमें हम ओवरराइड ना तो इस तरह से कर सकते हैं कॉन्स्ट लगा के, ना तो हम बिना कॉन्स्ट के असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों में कुछ इस तरह से डिफरेंस है कि वेर के साथ हम कैसे भी असाइन कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन लेट के साथ एक ही तरह से कर सकते हैं जब हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज ना करें। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्ट है इसमें हम करें या ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे वैल्यू को ओवरराइड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरह के वेरिएबल होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीनों पर डिफरेंस क्या है, इस तरह से आपको डिफरेंस समझा देना है विद एग्जांपल। ठीक है ना, तो आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी।
अब ये सारी चीज़ बेसिक है, इसलिए हम इस लेक्चर पे इसे कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। डरना तो नहीं है, अगर आप CS में आ गए हैं तो इसे डरना नहीं है, लैंग्वेज आपको बहुत सारी मिलती रहेंगी। एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा तो सारी चीज़ बहुत ही आसान लगने लग जाएंगी और ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कोडिंग से ही करने लग जाओगे। तो इतना समझ में आ गया कि हमारे पास जो वेरिएबल है 3 प्रकार के होते हैं, वेरिएबल, कॉन्स्ट, और इनके सबकी अलग अलग कंडीशंस। देखो अब इसके बाद हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप भी आ जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ इसे इग्नोर करना, दूसरी हेडिंग है। यहाँ पे देखो मल्टीपल डेटा टाइप आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे थे ना, यहाँ पे वेरिएबल, ये चीज़, ये हमारे पास डेटा है, ये डेटा है। अब ये डेटा किस तरह से होता है, इन्हें बोलते हैं हमारे पास डेटा टाइप। अलग अलग डेटा टाइप है हमारे पास। कौन कौन से हो सकते हैं इस जावास्क्रिप्ट के अंदर? यहाँ पे देखें, सबसे पहले स्ट्रिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रिंग। दूसरा हो गया नंबर हो गया। तीसरा हो गया बूलियन हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड। ये सारे के हमारे पास डेटा के टाइप है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप समझो। यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ड लिखा है, तो इसे ऐसा कुछ लिखा रहता है टेक्स्ट के फॉर्म में, और उसमें डबल कोट्स लगे तो इसे हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रिंग बोल देते हैं। दूसरा यहाँ पे कोई डबल कोट्स नहीं है और डिजिट के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? नंबर बोल देते हैं, कि नंबर टाइप के डेटा टाइप है। यहाँ पे ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होता है, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे कोई वैल्यू इस तरह से फॉर्म में असाइन होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? बूलियन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बूलियन डेटा टाइप। तीसरा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, कुछ एरे जैसे बना हुआ है, HTML CSS और JS डबल कोट्स में रखा हुआ है और कॉमा से सेपरेट है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा गया, कुछ इस तरह की वैल्यू होती है, तो इसे हम बोल देते हैं एरे। क्या बोलते हैं? एरे। एरे प्रकार का यहाँ पे डेटा टाइप है। और यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट लगाए, और यहाँ पे ये कॉलन से सेपरेट है, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू रखी गई है, और लास्ट में डो रखा गया यहाँ पे। तो फर्स्ट नेम पे यहाँ पे ये रखा गया, कॉमा सेपरेट किया, और लास्ट में कॉलन लगा के डबल कोट्स के अंदर दूसरा नाम रखा गया, लास्ट नेम। अब इससे कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो इसकी पहचान क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट प्रकार का डेटा टाइप है। स्क्वायर ब्रैकेट में एरे प्रकार का डेटा टाइप है, कर्ली ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट प्रकार का डेटा टाइप है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू नल रखी गई है, तो नल प्रकार के डेटा टाइप है, और यहाँ पे एक्स पे कोई वैल्यू नहीं रखी गई है, तो इसे बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। तो इतने प्रकार के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं किसके अंदर? जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस की। अभी तक HTML पढ़ा, CSS और इन सब के बारे में डिफरेंस भी हम लोगों ने देखा। फिर बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन हिस्ट्री थी, उसे समझा। फिर यहाँ पे क्यों हम यूज कर सकते हैं, कि क्यों हमें सीखना चाहिए, और इसके बेनिफिट क्या हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट किस तरह से यूज़ की जाती है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहाँ पे कौन कौन से एडिटर चाहिए, ये भी पढ़ा, और एडिटर पे कौन सा एडिटर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, VS कोड का, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। वेब ब्राउजर कौन सा यूज़ करने वाले हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए, गूगल क्रोम का। फिर से हम लोगों ने कितने तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर, वो भी हम लोगों ने 2 तरह से पढ़ा, इन पेज और एक्सटर्नल। ठीक है, एक तरफ में और भी फास्ट दे रहा हूँ, किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं आप एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोगों ने समझ लिया सबको। एक्सटर्नल भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, और फिर यहाँ पे किस तरह सेव करना चाहिए, .js के साथ सेव करना चाहिए, और यहाँ पे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे हम लोगों ने और भी यहाँ पे पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। कुछ रूल्स थे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, और वेरिएबल क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्यों यूज करते हैं वेरिएबल का, क्या इसके बिना नहीं हम कुछ काम कर सकते, तो यहाँ पे यूज भी हम लोगों ने समझ लिया। वाई वी लर्न वेरिएबल अबाउट वेरिएबल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ली। किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से इनिशियलाइजेशन होता है वेरिएबल का, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक छोटा सा प्रोग्राम भी हम लोगों ने 2 नंबर का सम का बना के देख लिया। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, किस तरह से वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं वेरिएबल क्रिएट करने से पहले, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और यहाँ पे वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, वेरिएबल कॉन्स्ट, इसके बारे में डिस्कस कर लिया, और इन दोनों सब में डिफरेंस क्या है, और डेटा टाइप क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक सो आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट और भी है, कि जब भी हम किसी वैल्यू हम दे रहे हैं और उसे हम चेक करना है कि किस टाइप की वैल्यू है, तो उसे चेक करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है टाइप ऑफ। क्या है? टाइप ऑफ। मान लो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने असाइन कर दी ऊपर कुछ भी इस फॉर्म में, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने बार बार असाइन कर दी, लेकिन इनके बारे में हमें पता चलना चाहिए कि आउटपुट जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमें बता दे कि किस तरह की इसमें वैल्यू है। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं टाइप ऑफ, यहाँ पे कीवर्ड जो है उसका, और इससे हमारे एक्स की वैल्यू का जो आउटपुट है पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह की वैल्यू यहाँ पे है।
ठीक है। तो इसका हम जो बात करने वाले हैं इस पर हम पढ़ेंगे, कोड करके सारी चीज़ देखने वाले हैं आने वाले आपके नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आई थिंक आपको सारे पॉइंट यहाँ पे समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होती है नोट्स एक्सेस करने पे, या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग आपके कमेंट को पढ़ेंगे, और हमारी टीम अगर मान लो कि आपको कोई नोट्स को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है तो उन्हें आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो कैसे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताएं। उसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में खुला पड़ा है, वहाँ पे कुछ भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो लेक्चर भी आपको पसंद आता है, सारे पॉइंट समझ में आते हैं, तभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा